आज के इस बुलेटिन में हम ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज को सीधे इम्पैक्ट करते हैं। और वो है यूएस और अमेरिका की इमिग्रेशन, वीजा, रेफ्यूजी और रोजगार से जुड़े बड़े नियम और पॉलिसी बदलाव। तो आज के बुलेटिन में हम डिटेल में समझेंगे टेक्सास में H-1B वीजा फ्रीज का मतलब क्या है और इंडियन वर्कर्स किस तरह इम्पैक्ट हो सकते हैं, यूएस के सब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट डायनेमिक्स में बढ़ते बदलाव और रेफ्यूजीज के लिए नए डिटेंशन रूल्स क्या हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कनाडा और उसके एक्सप्रेस एंट्री रूल्स में क्या नए बदलाव आए हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका क्या असर होने वाला है। IRS के 2026 टैक्स रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का असर क्यों पड़ सकता है और यूएस में टैक्स फाइलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इंडियन ऑरिजिन एग्जीक्यूटिव कन्विक्टेड फ्रॉड केस से हमें क्या सीख मिलती है वीजा, जॉब्स और एथिक्स के बारे में। और एट लास्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंडियन फैमिली, स्टूडेंट्स और वर्कर्स क्या सावधानियां रखें कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से वो बच पाए। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NDT Tech Ed पर। अभी हाल ही में टेक्सास गवर्नर इनवाइट्स इंडिया इन्वेस्टमेंट देन बैन्स H-1B वीजाज नाम के केस में हमने देखा कि टेक्सास स्टेट एक तरफ इंडिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टेक्सास गवर्नमेंट H-1B वीजा पर फ्रीज लगाने जैसा कदम उठा रहा है। कुछ इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और अटॉर्नीज ने इसे कॉन्ट्राडिक्टरी यानी दो अलग अलग सिग्नल्स भेजने वाला कहा। एक तरफ स्टेट कहता है कि वो टैलेंटेड वर्कर्स और ग्लोबल वर्कर्स को चाहता है, तो दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स के लिए काम करने वाला वीजा फ्रीज कर देना व्यापार और ग्रोथ के लिए इंटरफेरेंस जैसा है। असल में H-1B वीजा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एम्प्लॉयर्स यूएस में क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री होती है उनको हायर करके उन्हें टेम्पररी वर्क रिजॉर्ट स्टेटस देते हैं। ये वीजा खासकर IT, इंजीनियरिंग, रिसर्च और हाई स्किल जॉब्स में इंडियंस के लिए काफी कॉमन है। अगर फ्यूचर में H-1B की प्रोसेसिंग या अप्रूवल स्लो या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो स्किल्ड वर्कर्स को जॉब ऑफर्स लेने में डिले या रिजेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसका लेसन ये है कि इंडियन वर्कर्स को जॉब ऑफर, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, डिग्री डॉक्यूमेंट्स और आर्बिट्स कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को पहले से पूरा रखना चाहिए ताकि जब भी वो एप्लीकेशन सबमिट करें तो कोई पेपर वर्क या कॉम्प्लिकेशन डिले ना आए, कोई भी कंप्लायंस में दिक्कत ना आए और रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, नई प्रायोरिटी कैटेगरीज। हम कई बार देखते हैं कि इमिग्रेशन रूल्स सिर्फ एक देश तक ही लिमिटेड नहीं रहते। दुनिया के दूसरे डेवलप्ड देशों भी इमिग्रेशन सिस्टम्स बदल रहे हैं। जैसे कनाडा ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में न्यू प्रायोरिटी कैटेगरीज ऐड किए हैं। ये चेंजेस 2026 के लिए आए हैं और इसका मकसद ये है कि कनाडा उस टैलेंट को सिलेक्ट करे जो उसके वर्कफोर्स नीड्स और इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। कनाडा प्रायोरिटी देगा रिसर्चर्स और सीनियर मैनेजर्स जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस जैसे पायलट्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स और इंस्पेक्टर्स, हाईली स्किल्ड फॉरेन मिलिट्री एप्लीकेंट्स जिनके पास स्पेसिफिक मिलिट्री रोल्स के लिए कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस का जॉब ऑफर है। ये सिस्टम उन जॉब्स को टारगेट करता है जिनमें कनाडा को शॉर्टेज है और कनाडा चाहता है कि स्किल्ड वर्कर्स जल्दी से परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एप्लीकेंट्स को कोई गारंटी है। इन कैटेगरीज के एलिजिबिलिटी रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस और कैनेडियन जॉब ऑफर कंडीशंस। इंडियन एप्लीकेंट्स को समझना चाहिए कि अगर वो कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री पूल में है तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस को मजबूत रखना चाहिए ताकि उनकी प्रोफाइल सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अभी यूएस में टैक्स सीजन चल रहा है और लोगों के मन में कई सवाल हैं कि रिफंड कब आएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट कहां तक इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS ने बताया है कि ये रिफंड प्रोसेस 2026 में भी जारी है और कुछ टैक्स इंसेंटिव्स और चेंजेस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैक्स कोड चेंजेस की वजह से रिफंड कुछ लोगों को डिलेड मिल सकते हैं। टैक्स फाइलिंग के बेसिक रूल समझ लेते हैं। आपको 15 अप्रैल 2026 तक अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो कुछ क्रेडिट्स जैसे अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट EITC और एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यानी ACTC के रिफंड्स 15 फरवरी के बाद रिलीज होते हैं। IRS फ्रॉड प्रिवेंशन रूल्स की वजह से
आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन सिर्फ फाइलिंग डेडलाइन के लिए है, पेमेंट डेडलाइंस के लिए नहीं। इंडियन फैमिलीज जो यूएस में हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी इनकम, डिपेंडेंट स्टेटस, इन्वेस्टमेंट इनकम और विद होल्डिंग डिटेल्स को सही तरीके से ट्रैक रखें, ताकि उन्हें रिफंड्स में अनएक्सपेक्टेड डिलेज या पेनल्टीज का सामना न करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं आज की चौथी स्टोरी की तरफ। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एंड रेफ्यूजी पॉलिसीज कैसे बदल रही हैं यूएस के सिस्टम को। अभी यूएस में काफी कंट्रोवर्शियल चेंज हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आइस ने रेफ्यूजी डिटेंशन के बारे में नए रूल्स लागू किए हैं। पहले रूल्स के हिसाब से अगर कोई रेफ्यूजी जिसने यूएस में लीगल एंट्री ली थी और वो अभी तक ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा है, उस रेफ्यूजी को ऑटोमेटिकली डिटेंशन में नहीं रखा जाता था। अब नए मेमो में कहा गया है कि अगर रेफ्यूजी ने पर्टिकुलर टाइम के अंदर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन नहीं दिया तो उसे अरेस्ट और डिटेंशन के लिए रीवेटिंग के लिए डिटेन किया जा सकता है। ये सिग्नल देता है कि यूएस एनफोर्समेंट अब सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को ही टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ केसेस में लॉफुली एडमिटेड रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स को भी सब्जेक्ट कर रहा है, खासकर अगर उनके स्टेटस प्रोसेस डिले की वजह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटरनेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन नॉर्म्स के खिलाफ है, क्योंकि लॉ पहले कहता था कि फेलियर टू फाइल ग्रीन कार्ड विद इन 1 ईयर सिर्फ पेपर वर्क वायलेशन है, डिटेंशन का ग्राउंड नहीं। इंडियन इमिग्रेंट्स को असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज या स्पेशल स्टेटस होल्डर्स हैं, उन्हें अपने पेपर वर्क, रिन्यूअल डेट्स, फॉर्म्स और इंटरव्यूज की टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साफ टाइमलाइंस फॉलो रखते हैं और लीगल काउंसिल लेते हैं तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी की तरफ। इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव फ्रॉड केस। अभी करण गुप्ता नाम के इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव को यूएस में कन्विक्टेड किया गया क्योंकि उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और घोस्ट एम्प्लॉय स्कीम चलाई और फेक जॉब ऑफर देकर अपने फ्रेंड को हायर किया, जिससे कि उसकी सैलरी का हिस्सा किकबैक्स के रूप में वापस उसे मिलता रहा। ये फ्रॉड लगभग $1.2 मिलियन यानी करीब 11 करोड़ रुपए का था और इसके लिए गुप्ता को मल्टीपल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के साथ गिल्टी पाया गया। ये केस हमें सिखाता है कि यूएस एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन पर सिर्फ रूल्स का कंप्लायंस ही नहीं, बल्कि एथिकल कंडक्ट और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स की अकाउंटेबिलिटी भी लीगल स्क्रूटिनी के सब्जेक्ट है। अगर किसी तरह से फ्रॉड, फेक क्रेडेंशियल्स या रॉन्ग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए हैं तो वीजा स्टेटस, जॉब स्टेटस और लीगल प्रेजेंस दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। इंडियन वर्कर्स को हमेशा एम्प्लॉयर के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी सबमिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएस में फ्रॉड कन्विक्शंस की पेनल्टी सिर्फ मॉनेटरी फाइन्स तक नहीं रहती, यह आपकी इमिग्रेशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दोनों को कमजोर कर सकती है। तो आई होप ये बुलेटिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस बुलेटिन में हमने आपको आज की जितनी भी बड़ी खबरें थी सारी समझाने की कोशिश की है, आप तक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।